नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं श्वसन। जो हम पढ़ के आए हैं श्वसन और जो स्वच्छवास पढ़ के आए हैं, उनमें हम समझ लेते हैं अंतर क्या होता है। वही इंपॉर्टेंट करके हम जान लेते हैं, चाहे 2 नंबर का चाहे 3 नंबर का हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे, स्वच्छवास क्या होता है, श्वसन क्या होता है। अच्छा, परिभाषा हम लोग दोनों जानते हैं। श्वसन का मतलब जानते थे कि जो वायु होता है, जो वायु क्या करते थे हम लोग, ग्रहण करके ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन के अपच क्रिया में हमारा सहायता कराता है। फिर उसके बाद बताया गया था जो श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथिंग होता है। तो सांस लेना कैसे किया था। सांस लेने का मतलब होता है कि जो हमारा वायुमंडल से, जो वायुमंडल है, वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना, फिर हमारे शरीर तक पहुंचाना, हमारे शरीर के कोश की अंग तक पहुंचाना या ऊतक तक पहुंचाना, और उसके बाद फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके शरीर के बाहर कर देना। क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, या सांस लेना या स्वच्छवास कहलाते हैं, है ना। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, समझेंगे एक एक अंतर करके। तो बोलेंगे एक होता है स्वच्छवास होता है, एक श्वसन होता है। ठीक ना। चलिए देखें, इसको बोलते हैं तो ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। चलिए तो बोलेंगे पहला अंतर, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। स्वच्छवास का मतलब है जो हमारा क्रिया होगी, बताया गया था वायुमंडल है, वायुमंडल से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं, यही ना। फिर उसके बाद शरीर के अंदर जाता है, फिर उसके बाद शरीर से बाहर निकालते कार्बन डाइऑक्साइड को। वही प्रक्रिया क्या करता है, स्वच्छवास कहलाता है या श्वसन कहलाता है, या स्वच्छवास कहलाता है, या हम बोल सकते हैं सांस लेना या ब्रीदिंग कहलाता है ना। तो या इसमें क्या था, इसमें क्या था, कोशिका की जरूरत नहीं थी, कोशिका से बाहर। अब बताओ वायुमंडल में क्या हमारी कोशिकाएं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो हमारे शरीर के अंदर कोशिका होंगे ना, बाहर से हम लोग वायु को ग्रहण करेंगे, बाहर से वायु को ग्रहण करेंगे और शरीर के अंदर जाएगा, उसके बाद कोशिका होगी, क्रिया करेगी। तो बोलेंगे यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। आगे बढ़ेंगे, श्वसन में क्या बोलेंगे, यह क्रिया कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब कहने का, श्वसन जो प्रक्रिया होगी वह हमारा कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य जो बोलेंगे जो जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं, है ना। कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया था उस द्रव्य के अंदर तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं लोग, हम बोल देते हैं क्या होता है, हमारा एक ऊर्जा घर होता है, ऊर्जागृह होता है, शरीर का ऊर्जागृह बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जो हमारा क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर अगला बोलेंगे, अगला अंतर बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे यह केवल भौतिक क्रिया में क्रिया है। कौन, स्वच्छवास। भौतिक क्रिया का मतलब हम लोग इसको जानते पहचानते, मतलब कहने का वायुमंडल से वायु ग्रहण करेंगे तो हम देख लेंगे ये हमारा भौतिक क्रिया हो जाएगी। और क्या बोलेंगे, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जाती है। किसमें बोलेंगे स्वच्छवास, या बोलेंगे जो ब्रीदिंग या सांस लिया जा रहा है उसमें क्या करते हैं, या बोलेंगे जो स्वच्छवास होता है वह एक क्या होता है, यह हमारा एक भौतिक क्रिया होती है। इसमें क्या करते हैं, बाहर से वायुमंडल से वायु में से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वच्छवास कहलाती है ना। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा अंतर श्वसन में क्या होता है, बोलेंगे यह जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब इसमें कुछ न कुछ नया चीज बनेगा। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब होता है यह क्रिया रसायनों की उपस्थिति में होनी चाहिए। तो बताया जा रहा जिसमें क्या होता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता, ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो ग्लूकोज होगा उसका क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा। किसमें, बोलेंगे जो हमारा श्वसन प्रक्रिया होता है उसमें। इसमें क्या किया था, इसमें ऑक्सीजन को हम देंगे, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करेंगे, जो ग्लूकोज रहेगा ग्लूकोज के साथ क्रिया कराएंगे, क्रिया कराने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, वह ऑक्सीकरण हो जाएगा या ऑक्सीकरण करा देंगे। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा बोलेंगे तीसरा बोलेंगे इस क्रिया में एंजाइम या विकर, क्या बोलते हैं, विकर भी होता है ना, एंजाइम भी बोलते हैं।
एंजाइम या विकर की आवश्यकता नहीं होती। किसमें नहीं होती है? बोलेंगे हमारा स्वच्छवास। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यह कोशिका के बाहर क्रिया होती है। कौन सी? स्वच्छवास जो होता है। स्वच्छवास में क्या होता है? एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। एंजाइम क्यों नहीं जरूरत होगी? क्योंकि इसमें तो हमारा जो शरीर है, शरीर से बाहर वायु को लेते हैं, मतलब शरीर से बाहर से वायु को हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम क्रिया कराते हैं। ये ना होता है? तो कहने का मतलब है कि जो वायु होता है वह शरीर के बाहर से आता है, शरीर के बाहर से आता है, वायुमंडल से आता है, उसे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसमें से ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। ये प्रक्रिया होती है। उसमें एंजाइम कब होगा? जब हमारा किसी न किसी चीज के साथ रासायनिक क्रिया कराया जाएगा तब। तो यहाँ पर बताएंगे कि इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे इसमें बोलेंगे इसमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? क्योंकि जैव रासायनिक क्रिया होती है ना। जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का किसमें चेंज होगा? ऑक्सीकरण किया जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाएगा तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी, है ना। तो इसमें क्या बताया जाए? इसमें जो एंजाइम होता है या विकर होता है उसकी आवश्यकता होती है। किसमें होती है? तो बोलेंगे जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर बोलेंगे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ये बताओ, कभी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमें कोई ऊर्जा उत्पन्न होती? नहीं होती। जब बाहर से वायुमंडल से हम लोग क्या किए? वायु को ग्रहण किए तो क्या बोलेंगे? अब हमको एनर्जी मिली? एनर्जी नहीं मिली। केवल हमको क्या, हमारा जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया। ऑक्सीजन जाने के बाद उसमें क्या होगा? वह हमारे शरीर को एक स्वस्थ महसूस कराता है। मतलब हमको क्या लगता है कि हाँ, हम एक तरीके से सांस ले रहे हैं, हमको अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो श्वसन प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में क्या होती? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? बताया गया था जब श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्रिया कराया गया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्रिया कराया गया था ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बताया गया था एक में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता और एक में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करती है। किसमें? 38 एटीपी वायवीय या ऑक्सीजन श्वसन में होती है, ये ना बताया गया था। और अनाक्सिक श्वसन में क्या होता? अनाक्सिक श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें क्या होता? 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, ये बताया गया था। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते, ये तो बाह्य श्वसन था। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल एस्पायरेशन क्या होता है। तो बोलेंगे आंतरिक श्वसन क्या होता है? तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या कहलाता? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। क्या बोलेंगे? आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व कार्बन डाइऑक्साइड बनना, इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन या क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन का मतलब शरीर के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आंतरिक श्वसन बोलेंगे। क्या बताया जाए? परिभाषा में पूछा जाएगा, बोलेंगे कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, इसका ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी बनता है। इस प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अच्छा, इस क्रिया को हम 2 चरणों में पूरा करेंगे। क्या बोलेंगे? जो हमारा आंतरिक श्वसन होगा इसे 2 पदों में पूरा करेंगे। बोलेंगे इस क्रिया को 2 पदों में बांट देते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रैब चेक। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्या बोलेंगे? क्रैब चेक। क्या होता है? आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया होगी उसे बोलेंगे आंतरिक श्वसन, या इसी को बोल देते हैं कोशिकीय श्वसन बोल देते हैं। तो यह क्या करता है? या शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर जाएगा, जो ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है और साथ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन बोलते हैं। इसे बताया जा रहा, जो आंतरिक श्वसन है, आंतरिक श्वसन को 2 पदों में बांटा गया है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रैब चेक। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और क्रैब चेक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो बोलेंगे इसमें ग्लूकोज, यहां बताया गया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। ये नहीं बताया गया?
तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है। कहने का मतलब है जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज को किसमें बदलेंगे, पाइरूविक अम्ल में बदल दिया जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में मतलब कोशिका के अंदर होती है, इसलिए बताया जा रहा यह कोशिकीय शोषण या आंतरिक शोषण कहलाएगा। तो बताया गया ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, इसमें ग्लूकोज जैसे पदार्थ को पाइरूविक अम्ल में बदला जाता है। जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या ग्लूकोज है उसे किस में बदल दिया जाएगा, पाइरूविक अम्ल में बदल दिया जाएगा। पाइरूविक अम्ल में बदला जाएगा। और यह क्रिया जो होगी वह कोशिका द्रव्य में होगी, कोशिका द्रव्य में होगी। और क्या बोलेंगे, इसके बाद क्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। पहले तो क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होगी वह क्या करेगा, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को पाइरूविक अम्ल में बदल देगा। और क्या करेगा, कहाँ प्रक्रिया संपन्न होगी, बोले जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में संपन्न करेगी। इसके बाद चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति ना, तब भी क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न करा देगी। ठीक है, जैसे अगर हम पूछे एग्जाम्पल में तो बताएंगे जो हमारा क्या है ग्लूकोज है, ग्लूकोज वह क्या कर दिया जा रहा, वह एक ग्लूकोज जो होगा, अगर एक ग्लूकोज है ना, उसको अगर चेंज किया जाएगा किसमें, पाइरूविक अम्ल में, तो वह 2 गुना पाइरूविक अम्ल में बदलेगा। क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा जब ग्लूकोज बदलेगा पाइरूविक अम्ल में तो बोलेंगे 2 गुना बन के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र क्या होता है, तो बोलेंगे इसमें पाइरूविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कहने का मतलब जो क्रेब्स चक्र रहेगा इसमें क्या होगा, पाइरूविक अम्ल क्या हुआ, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया थी उस क्रिया के दौरान हमारा बना। फिर उसके बाद बताया गया उससे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या बोलेंगे, जो क्रेब्स चक्र है उसमें पाइरूविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूर्ण रूप से उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के साथ पूरा क्रिया कर लिया, उसके साथ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मतलब कहने का जो यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहाँ का संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस था वह कहाँ हुआ संपन्न, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में संपन्न हुआ कौन सी क्रिया, बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। जब हमारा क्या होता है, क्रेब्स चक्र होगा, अब क्रेब्स चक्र के दौरान हमारा एटीपी बनेगा। एटीपी क्या करेगा, एक ऊर्जा बनता है, और वही ऊर्जा क्या आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संचित हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसे ऊर्जा, शरीर का ऊर्जा घर बोल देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, हम जानेंगे भैया। तो बोलेंगे क्रेब्स चक्र जो हो गया, क्रेब्स चक्र में क्या था, जो पाइरूविक अम्ल था उसका पूर्णता ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण से जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड थे उसे बना दिए। फिर बोला यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण क्रिया होगी ही नहीं, है ना। ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होगी तो संपन्न नहीं होगा पूरी क्रिया। तो बोला जा रहा माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा क्रेब्स चक्र होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। चलिए जानते हैं एटीपी की उत्पत्ति कैसे होती है। इसका मतलब क्या है, एटीपी का मतलब इसका भी बोलते हैं एक प्रकार का हमारा क्या होता है, ऊर्जा होता है। यही तो हमारा क्या होता है, ऊर्जा बनाता है ना। कहने का मतलब जैसे अड़तीस एटीपी ना, एटीपी मतलब होता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये हमारा क्या होता है, एक ऊर्जा के रूप में हमारा क्या होता है, शरीर में संचित होता है। अब किस रूप में संचित होता है, तो बोलेंगे यह सिक्के के रूप में संचित होता है। तो हम इसको जो एटीपी होता है, एटीपी को हम क्या बोल देते हैं, जो हमारे शरीर का या कोशिका का हम क्या बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं। कोशिका का सिक्का मतलब कोशिका का ऊर्जा का सिक्का बोल देते हैं। तो एनर्जी को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटीपी को बोलते हैं। यही एटीपी क्या होता है, जाके हमारे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है। वही संचित होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह शरीर का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, है ना।
चलिए जानते हैं कैसे निर्माण होता है। तो बोलेंगे एटीपी की उत्पत्ति वायवीय श्वसन क्रिया में, वायवीय श्वसन क्रिया में, वायवीय का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। अब क्या बोले, वायवीय श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु कुल 38 एटीपी अणु निम्नलिखित चरणों में पूरा या निम्नलिखित चक्रों में प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब 38 एटीपी बनाएगा वायवीय श्वसन क्रिया के दौरान। एक अणु किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एक अणु। देखो ग्लूकोज कैसे कैसे चेंज हुआ, ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में चेंज हुआ, अब पायरुविक अम्ल किसमें होगा, 2 पायरुविक अम्ल चेंज हुआ, और बताया गया जो पायरुविक अम्ल था वह हमारा किसमें पहुंच गया था, हमारा क्रेब्स चक्र क्रिया में होगा। क्रेब्स चक्र में क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण हुआ पायरुविक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का क्या हुआ, उसका ऑक्सीकरण हुआ और वह क्रिया क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हुई और ऊर्जा के रूप में बना देता है। तो वही एटीपी की उत्पत्ति कहां से होगा, बोलेंगे वायवीय श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु कुल 38 एटीपी अणु कितने होते हैं, निम्नलिखित चक्रों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं या प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जो एटीपी होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होगा, वह 38 एटीपी बनाएगा कब, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज की उपस्थिति में। क्या बताया जा रहा, कहा गया, यहाँ बोलेंगे जो एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज के अणु के उपस्थिति में या एक ग्लूकोज के अणु जो रहेगा वह 38 एटीपी का निर्माण करेगा। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, अब किन किन चरणों में पूरा करते हैं। तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत, बोलेंगे इसके अंतर्गत 10 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्या बोलेंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने प्राप्त होंगे, बोलेंगे 10 एटीपी हमारा ऊर्जा बनेगा। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया किया गया, इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज को तोड़ा गया, इसमें एटीपी कितना बनेगा, बोलेंगे 10 एटीपी का निर्माण। लेकिन 2 अणु खर्च हो जाते हैं, 2 अणु क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। कहने का मतलब 10 टी बनाए, 10 टी में क्या होगा, 2 अणु क्या कर लिए, खर्च कर लिए, बचा कितना उसके पास, 8 बचा। कितना बचा, 8। तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने बनते हैं, बनते 10 है, लेकिन खर्च कितने हो जाते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं, बचते कितना, बोलेंगे 8 बचते हैं। तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत क्या होता है, 10 एटीपी का निर्माण होता है या 10 एटीपी अणु प्राप्त होता है और 2 अणु क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं, अतः 8 अणु एटीपी के प्राप्त हो जाते हैं, है ना। और क्या बोले, अब एसिटिल को एंजाइम, ये हमारा क्या प्रकार, एक प्रकार का एंजाइम है। तो बोलेंगे एसिटिल को एंजाइम ए के बनते समय 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कितना हो गया, 6 एटीपी अणु प्राप्त होगा कब, बोलेंगे एसिटिल को एंजाइम ए के बनते समय। ये पूरा हमारा क्या प्रकार का एक एंजाइम है। बोलेंगे जो एसिटिल को एंजाइम ए है, इसके बनते समय टोटल अणुओं का निर्माण कितना होगा, बोलेंगे 6 एटीपी का निर्माण होगा। आगे बोलेंगे क्रेब्स चक्र में, ये क्रेब्स चक्र आ गया। क्रेब्स चक्र में कितने अणु होते हैं, तो बोलेंगे क्रेब्स चक्र में टोटल 24 अणु प्राप्त होते हैं, बनते हैं, है ना। आगे एक बार मेरे काउंट कर लिए, टोटल 38 होते हैं कि नहीं एटीपी। हम बताते हैं, हम बताया गया था कि बताएंगे जो एटीपी की उत्पत्ति होगी वह एक ग्लूकोज का एक अणु कितना एटीपी बनाएगा, बोलेंगे 38 एटीपी का निर्माण करेगा। एक ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु क्या करेगा, 38 एटीपी का निर्माण करेगा। अब इस एटीपी 38 एटीपी जो बन रहा है वह हम कई चरणों में, 3 चरणों में पूरा करेगा। तो बोलेंगे पहला क्या बता दें, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, दूसरा एसिटिल को एंजाइम ए के बनते समय, फिर दूसरा बोलेंगे क्रेब्स चक्र में कितने होते हैं। तो पहले बताया ग्लाइकोलाइसिस में कितने होते हैं, 10 तो प्राप्त होते हैं, 10 एटीपी हमारे क्या होते हैं, बन जाते हैं, लेकिन 2 टी क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं, बचते कितना, 8 बचते हैं। टोटल कितने हो गए, अब यहाँ से काउंट कर लेंगे, एटीपी हमारा ग्लाइकोलाइसिस कितना होगा, 8 हो गया। फिर आगे एसिटिल को एंजाइम ए के बनते समय कितना होगा, 6 एटीपी होगा। कितना एटीपी होगा, 6 एटीपी निर्माण करेंगे। क्या एटीपी निर्माण किया, बोलेंगे एसिटिल को एंजाइम के बनते समय 6 एटीपी का निर्माण हुआ। और क्या बोले, क्रेब्स चक्र में यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीकरण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वह कितना होगा, 24 एटीपी का निर्माण करेगा। कौन करेगा, बोलेंगे क्रेब्स चक्र में। अब इसको प्लस करते हैं, क्या टोटल हमारा क्या होता है, 38 एटीपी बनता है। देखेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 8 हंस लगे 1 और 2 1 3, मतलब टोटल 38 एटीपी हमारे बन के तैयार होंगे।
कब बनकर तैयार होंगे? जब हमारा ये तीनों प्रक्रिया करेंगे। कौन कौन? ग्लाइकोलाइसिस, एसिटिल को एंजाइम ए और क्रेब्स चक्र में। और क्या बोलेंगे? और जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी क्या बोलते हैं लोग? एटीपी का भी बताए थे। एटीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी का जो क्या कहते हैं हम लोग? कॉइन बोलते हैं, एनर्जी कॉइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यही सिक्का क्या था? माइटोकांड्रिया में जाता है, माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है क्रेब्स चक्र में। देखो कितना 24 सबसे बन रहा, तो इसे हम क्या करते हैं? माइटोकांड्रिया बनेगा। माइटोकांड्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा घर बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा जगत का क्या हम लोग बोलेंगे? ऊर्जा जगत का क्या बोलेंगे हम लोग? ऊर्जा जगत किसे बोलेंगे? बोलेंगे हमारा जो एटीपी होता है, एटीपी क्या बोलते हैं? ऊर्जा जगत बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहेंगे? एटीपी को बोलेंगे। तो जो हमारा कॉइन होगा, कौन सा कॉइन बोलेंगे? बोले एनर्जी कॉइन बोलेंगे, एटीपी का ही होता है ना। समझ में आया ना?